हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल पे फिलहाल हम क्लास 11 ज्योग्राफी एनसीईआरटी कर रहे हैं। चैप्टर 3 हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। उसमें हम देख रहे थे कि जो अर्थ का इंटीरियर है उसको पता लगाने के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो दो सोर्सेज के बारे में हमने बात की थी, डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज। और हमने ये भी देखा था कि अर्थ का इंटीरियर पता लगाने के लिए मोस्टली हमें इनडायरेक्ट सोर्सेज पे ही रिलाई करना पड़ता है। उसमें इनडायरेक्ट सोर्स में मैंने आपको तीन चीजों के बारे में बताया था। एक तो मीटियोर्स की स्टडी, ठीक है, ग्रेविटेशनल स्टडी हम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करते हैं। मैंने एक मेंशन किया था सिस्मिक एक्टिविटी का, कि जब भी सिस्मिक एक्टिविटी के बारे में हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं अर्थक्वेक की। और अर्थक्वेक एक सोर्स है अर्थ के इंटीरियर के पता लगाने का। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थक्वेक से। द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लेयर्ड इंटीरियर। तो जब भी हम सिस्मिक वेव की स्टडी करते हैं तो उससे हमें अर्थ के लेयर्ड इंटीरियर की एक पिक्चर समझ में आती है। एन अर्थक्वेक इन सिंपल वर्ड्स इज शेकिंग ऑफ द अर्थ। सिंपल वर्ड्स में आप कैसे कह सकते हैं कि अर्थ की शेकिंग को हम अर्थक्वेक कह रहे हैं। भूकंप मतलब, भू मतलब धरती, कंप मतलब कंपन। धरती के कंपन को आपने भूकंप कह दिया, या फिर अर्थ की शेकिंग को आपने अर्थक्वेक कह दिया। इट इज अ नेचुरल इवेंट। नेचुरल इवेंट है ना ये, तो आप तो भूकंप नहीं ला सकते ना। हाँ मतलब बहुत बड़ा केस हो गया, मतलब बहुत बड़ी आपने लैंड माइनिंग कर दी, वो बात अलग है, लेकिन ये नेचुरल इवेंट ही है। इट इज कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट वेव्स दैट ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शंस। तो अर्थक्वेक किसकी वजह से आता है? एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से वेव्स जनरेट होती है, और वो हर हर डायरेक्शन में ट्रैवल होती है। जैसे मान लीजिए पॉन्ड है, कोई भी वाटर बॉडी है, आपने उसमें एक पत्थर मारा तो कैसे रिपल्स बनते हैं ना, आप उसी को वेव लगा लीजिए, तो वो जो वेव्स बनती बनती हुई आपको दिखती है ना, वो रिपल्स बनते हुए आपको दिखते हैं ना, तो वो वेव्स, वहां से रेफरेंस लीजिएगा, वो वेव्स हैं। तो वो वेव्स ट्रेवल करती है सब डायरेक्शन में, तो उसको अर्थक्वेक कहा गया है। नेक्स्ट है व्हाई डज द अर्थ शेक, कि ये जो अर्थ की शेकिंग होती है इसका रीजन क्या है। अगर समझाने लगे तो इसका रीजन है क्या। द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग अ फॉल्ट, ठीक है, आगे देखते हैं। अ फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक्स। तो जैसे अब जैसे लिथोस्फेयर है हमारा, मैंने आपको बोला था, आप बस ये समझिए, जो डिटेल्ड है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो तो आगे आएगी। अभी के लिए आपको क्या माइंड में रखना है कि अर्थ का एक इंटीरियर, एक लेयर स्ट्रक्चर है, क्रस्ट, देन मेंटल, देन कोर। तो ये जो क्रस्ट है ना, ये हमारी मतलब लिथोस्फेयर है, ये रॉक से बनी हुई है। तो क्या होता है, इधर देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे रॉक्स लगे हुए हैं आपस में, तो ये आपस में एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं ना, कितना प्रेशर पड़ रहा है, हर रॉक एक दूसरे से सटा हुआ है, और हर रॉक एक दूसरे के ऊपर ऐसे प्रेशर लगा रहा है। रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होता है ना, कभी कभी अब ये आपस में एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि ये स्लिप कर जाते हैं। ऐसे मान लीजिए स्लिप कर गए, देखिए यहाँ इस डायग्राम से ऐसे मान लीजिए स्लिप कर गए, तो क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई जिसकी वजह से वेव्स बनना स्टार्ट हो गई। और जब वो वेव्स ट्रेवल हो रही है ना, तो आपको फील होता है कि धरती हिल रही है। एज द ओवरलाइंग रॉक स्ट्रेटा प्रेस देम द फ्रिक्शन लॉक्स देम टुगेदर। अब देखिए डिटेल एक्सप्लेनेशन, कि जो ऊपर जो भी रॉक का एक लेयर है या स्ट्रेटा है ना, वो लॉक करके रखा हुआ है, मतलब सब चीज बिल्कुल लॉक्ड है, फ्रिक्शन लग रहा है, सब चीज लॉक्ड है। However, their tendency to move apart at some point of time overcomes the friction. तो कभी कभी क्या होता है कि इतनी जोर से ये जो प्रेशर बना हुआ है आपस में, इनकी जो टेंडेंसी है मूव करने की, वो फ्रिक्शन को भी ओवरकम कर जाती है और रॉक स्लिप कर जाते हैं ऐसे। As a result, the blocks get deformed and eventually they slide past one another abruptly. और एज अ रिजल्ट क्या होता है, मतलब एकदम से स्लाइड कर जाते हैं, एक पत्थर जो है ना, एक एक दूसरे के ऊपर से मान लीजिए ऐसे निकल गए, स्लाइड कर गए।
दिस कॉजेज अ रिलीज ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस। मैंने आपको बोला द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड द फोकस ऑफ अर्थक्वेक। ऑल्टरनेटिवली इट इज कॉल्ड हाइपोसेंटर। इस पॉइंट को जहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है ना, इसको आप फोकस कह दिए, मतलब यही ओरिजिन पॉइंट है अर्थक्वेक का। और इसको आप हाइपोसेंटर भी कह सकते हैं, फोकस कह लीजिए या हाइपोसेंटर कह लीजिए। द एनर्जी वेव्स ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन रीचेज द सरफेस। अब नीचे हुए है ये एक्टिविटी, क्रिस्टल रॉक में हुई है एक्टिविटीज, तो जो एनर्जी वेव्स है ना, ये ट्रेवल करते करते सरफेस जहाँ पे हम रहते हैं वहां तक पहुंच जाती है। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। और सरफेस का ऐसा पॉइंट जो हाइपोसेंटर या फोकस से पास में होता है उसको एपिसेंटर कह दिया जाता है। इट इज द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स। इट इज अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस, मतलब अंदर जो पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक ओरिजिन हुआ है, जब वो वेव्स ट्रैवल की सरफेस पे आई, तो सरफेस पे जो सबसे पहले उनकी रीच हुई, तो उसको हमने एपिसेंटर बोल दिया। मतलब अर्थ के अंदर हो गया हाइपोसेंटर और सरफेस पे हो गया एपिसेंटर। ये बात होती है, ये कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? क्रिस्टल रॉक की बात हो रही है, मेंटल कोर से नहीं आ रहा है। क्रिस्टल रॉक में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है ना रॉक्स की, उससे ओरिजिन हुआ है हमारा अर्थक्वेक। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं एक बार फिर से समराइज कर दूंगी लास्ट में, आप ध्यान से सुनिएगा। अर्थक्वेक वेव्स, अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई, वेव्स ट्रेवल हुई, तो उन वेव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन द लिथोस्फेयर। मैंने आपको बोला ना, लिथोस्फेयर से एसोसिएटेड फिनोमिनल है अर्थक्वेक। यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ लेटर इन दिस चैप्टर। और आगे लेयर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। It is sufficient to note here that lithosphere refers to the portion of depth up to 200 kilometers from the surface of earth. Surface of earth से लेके आप नीचे जाइए deep depth में up to 200 kilometers तक, वो जो layer है, वो जो structure है, वो है lithosphere. An instrument called seismograph record the waves reaching the surface. और हमें कैसे पता चलता है इन वेव्स की रीडिंग कैसे होती है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो सिस्मोग्राफ, जिसको सिस्मोग्राफ आप कहते हो। सिस्मिक एक्टिविटी, सिस्मोग्राफ, ये सारी अर्थक्वेक से रिलेटेड टर्म्स है। A curve of earthquake waves recorded on the seismograph is given in figure 3.1. तो कुछ ऐसी दिखती हैं वेव्स उस सिस्मोग्राफ पे। ठीक है, पी वेव, एस वेव, सरफेस वेव्स, ये भी हम अभी देखेंगे क्या होती है। Note that the curve shows three distinct sections, each representing different type of wave patterns. अलग अलग वेव है ना, पी वेव, एस वेव, सरफेस वेव। Earthquake waves are basically of two type, body wave and surface wave. तो मोस्टली दो टाइप की वेव्स होती है, body waves and surface wave. Body waves are generated due to the release of energy at the focus and move in all directions traveling through the body of the earth. तो फोकस पे जो हमारी एनर्जी रिलीज हुई, मतलब अंदर क्रिस्टल रॉक में जो हमारी एनर्जी रिलीज हुई फोकस के पास, और वो जो वेव्स ट्रेवल की, तो वो हो गई हमारी बॉडी वेव्स। The body waves interact with the surface rocks and generate new set of waves called surface waves. ये जो बॉडी वेव्स अर्थ के इंटीरियर में जनरेट हुई, जब ये सरफेस पे आ गई, ठीक है, सरफेस रॉक के इंटरेक्शन में आ गई, तो वो वेव्स जो जनरेट हुई वो हुई सरफेस वेव्स। These waves moves along the surface. ठीक है, सरफेस पे जो वेव्स बनी वो बन गई सरफेस वेव्स, और अर्थ की इंटीरियर बॉडी में जो जहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई फोकस पे, वहां पे जो वेव जनरेट हुई या ट्रैवल हुई वो हो गई बॉडी वेव्स। The velocity of wave changes as they travel through materials with different densities. ये जो वेलोसिटी है ना वेव्स की, मतलब वेलोसिटी का क्या मतलब है? वेलोसिटी का मतलब है जब हम स्पीड के साथ डायरेक्शन भी जोड़ देते हैं ना, तो वो वेलोसिटी बन जाती है। तो जैसे ये वेव्स की जो वेलोसिटी है ना, जैसे जैसे ये अलग मटेरियल में ट्रैवल करती हैं, वैसे वैसे चेंज होती हैं ये।
द डेंसर द मटेरियल द हायर इज द वेलोसिटी। ठीक है, जितना ज़्यादा डेंस मटेरियल होगा उतनी ज़्यादा इन वेव्स की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। Their direction also changes as they reflect or refract when coming across material with different densities। जैसे जैसे अलग डेंसिटीज के कांटेक्ट में आती है ना ये वेव्स, या तो रिफ्लेक्ट कर जाएंगी या रिफ्रैक्ट कर जाएंगी। अब रिफ्लेक्शन तो आपको पता है, आप जैसे मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है ये भी आपको पता होगा। एक एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे मीडियम, कोई भी मीडियम है उसकी डेंसिटी चेंज हुई तो आपको रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, जैसे आप स्ट्रॉ रख लीजिए, एक स्ट्रॉ ग्लास, एक स्ट्रॉ लीजिए, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में पानी लीजिए और उसमें डालिए तो आपको स्ट्रॉ थोड़ा टेढ़ा दिखेगा ना, जो पानी के अंदर वाला पोर्शन है। बाहर एयर मीडियम है, अंदर वाटर मीडियम है, तो वो हो गया रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल। तो ये जो वेव्स है ना, ये जैसे जैसे अलग मटेरियल से निकलती हुई जाती है वैसे वैसे उनकी वेलोसिटी भी चेंज हुई होती चली जाती है, या तो वो रिफ्लेक्ट करती हुई जाती है या रिफ्रैक्शन होते हुए जाता है। ठीक है। अब बॉडी वेव्स भी दो टाइप की होती है, एक पी वेव्स और एक एस वेव्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। फर्दर अब हम क्या देख रहे हैं कि बॉडी वेव्स की भी बाइफर्केशन होगी, पी वेव्स हो गई और एस वेव्स हो गई। P waves move faster and are the first to arrive at the surface। तो जो P wave है ना वो सरफेस पे पहले आ जाती हैं, तो आप P से लगा लीजिए प्राइमरी वेव, तो जो सरफेस पे पहले आ गई वो P wave। These P waves are similar to sound waves। और ये जो P waves है ना इनकी सिमिलैरिटी आप साउंड वेव्स पे कर सकते हैं। उसका क्या मतलब हुआ कि साउंड वेव्स जैसी है, मतलब क्या हुआ उसका उसका मतलब ये हुआ कि वो गैशियस, लिक्विड और सॉलिड मटेरियल तीनों से ट्रैवल कर जाती है। ठीक है। एस वेव्स अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग। और उसके बाद जो वेव्स जनरेट होती है उनको उसके बाद जो वेव्स की अराइवल होती है सरफेस पे उसको आप एस वेव कह दीजिए या फिर सेकेंडरी वेव्स। An important fact about S-wave is that they can travel only through solid materials। ठीक है। अब यहाँ पे आपने डिफरेंस देखा, जो प्राइमरी वेव्स की बात हो रही है वो तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, बी इट गैशियस, लिक्विड एंड सॉलिड। लेकिन जो एस वेव है वो सिर्फ सॉलिड मटेरियल में ही ट्रैवल करती है। अब इस डायग्राम में देखिए, पहले पी वेव जनरेट हुई है ना, प्राइमरी वेव, उसके बाद एस वेव। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों बॉडी वेव्स है। और बॉडी वेव्स जब सरफेस रॉक के कांटेक्ट में आ जाती हैं तो वो क्या हो गई, सरफेस वेव्स हो गई। तो यही डायग्राम है। और ये किसकी रीडिंग है, ये सिस्मोग्राफ की रीडिंग है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस वेव इज क्वाइट important। It has helped scientists to understand the structure of the interior of the earth। तो जो एस वेव की प्रॉपर्टी है ना कि ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ही ट्रैवल करती है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पास एक इंडिकेशन है। इससे हमें पता चलता है कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसे है। अब जैसे जब बॉडी वेव में जब एस वेव, जब सिस्मोग्राफ में आपको रीडिंग मिलती है तो आपको पता चलता है कि वेव कहाँ कहाँ से ट्रैवल करके आई है। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि जहाँ से एस वेव निकली है मतलब वहां से, तो वहां पे तो कोई अर्थ में सॉलिड मटेरियल की एग्जिस्टेंस है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि दूसरे बाकी दोनों जो मीडियम है उसमें सरफेस वेव, सॉरी एस वेव्स या सेकेंडरी वेव ट्रैवल नहीं करती। रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव्स टू रीबाउंड, वापस रिबाउंड हो जाती है रिफ्लेक्शन की वजह से। वेरएज रिफ्रैक्शन मेक्स वेव मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। और और रिफ्रैक्शन की वजह से जो वेव है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव होती हुई नजर आती है आपको। अब ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात कैसे कनेक्ट करेंगे आप, जैसे अब प्राइमरी वेव्स है वो गैशियस से लिक्विड में, अब जैसे मटेरियल में ट्रैवल कर रही है तो थोड़ी रिफ्रैक्ट होंगी ना, तो इसीलिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात हुई है। द वेरिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स आर इन्फर्ड विद द हेल्प ऑफ देयर रिकॉर्ड ऑन सिस्मोग्राफ। तो ये जो वेरिएशंस है वो सिस्मोग्राफ में हमें पता चलता है। द सरफेस So the surface waves are the last to report on seismograph। मैंने आपको बताया पहले P wave, then S wave, then surface wave। Sorry। These waves
आर मोर डिस्ट्रक्टिव। क्यों? क्योंकि हम तो सरफेस, हमारी एग्जिस्टेंस तो अर्थ के सरफेस पे ही है ना। तो सरफेस पे जब ये वेव्स आती हैं, सरफेस पे जब वेव्स की वजह से डिस्टरबेंस होती है, तो वही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव लगेगी ना हमें। तो they cause displacement of rocks and hence the collapse of structure occurs। इन्हीं की वजह से जो भी नुकसान आप अर्थक्वेक की वजह से देखते हो, तो आप कह सकते हैं कि सरफेस वेव्स की वजह से हुआ है। Propagation of earthquake waves। Different type of earthquake waves travel in different manners। ठीक है, इसीलिए अलग अलग नाम भी दे रखा है ना उनको। अगर एक जैसी वेव होती, एक जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही होती, तो हम एज अ जनरल पढ़ लेते। लेकिन अब नाम दिया है, पी वेव है, एस वेव है, दोनों को क्या कह रहे हैं, बॉडी वेव है, उसके बाद सरफेस वेव है, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ठीक है, एज दे मूव और प्रोपोगेट दे कॉज वाइब्रेशन इन द बॉडी ऑफ रॉक थ्रू विच दे पास। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, वेव ट्रेवल कर रही है तो उस बॉडी में वाइब्रेशन बनाते हुए चलेंगी। पी वेव्स vibrate parallel to the direction of waves। This exert pressure on the material in the direction of the propagation। तो जो पी वेव होती है ना, वो वो जो पैरेलल वाइब्रेट, जो पी वेव होती है वो डायरेक्शन ऑफ वेव से पैरेलल ही ट्रैवल करती है। मतलब बिल्कुल सीधी पैरेलल, मतलब क्या होता है पैरेलल, एक मिनट। तो ये दो पैरेलल लाइंस हो गई ना, तो पी वेव्स डायरेक्शन ऑफ वेव के पैरेलली ट्रैवल करती है। इसकी वजह से क्या होता है, जिस भी बॉडी से जिस भी मटेरियल से निकल रही है ना, तो इसी इसी डायरेक्शन में प्रेशर बनाते हुए चलेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि डेंसिटी डिफरेंस होगा। अब जैसे मान लीजिए मैं किसी मटेरियल पे प्रेशर लगा रही हूँ, तो उसका साइज बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, मतलब कंप्रेशन भी आ सकता है ना उस चीज में। अब जैसे कंप्रेशन आया तो डेंसिटी भी चेंज होगी। तो वही बात हो रही है कि इसकी वजह से स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग होती है और उसकी वजह से डेंसिटी डिफरेंस दिखता है मटेरियल में। other three waves vibrate perpendicular to the direction of vibration। जो other waves हैं वो perpendicular travel करती है। the direction of vibration of S wave is perpendicular to the wave direction in the vertical plane। और S wave perpendicularly travel करती है, जिसकी वजह से क्रस्ट एंड ट्रफ बनाते हुए चलती है ऐसे। ये परपेंडिकुलरिटी आ गई ना, दिस इज परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर नो। तो एस वेव ऐसे ट्रेवल करती है और पी वेव पैरेलल ट्रेवल करती है। ठीक है, सरफेस वेव्स आर कंसीडर्ड टू बी दी मोस्ट डैमेजिंग वेव्स। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि सरफेस पे जो वेव्स आती है उन्हीं को हम सबसे ज्यादा डैमेजिंग वेव्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार आपको समराइज कर देती हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो हमने बात शुरू की अर्थक्वेक से। सिंपल सी टर्म में अर्थक्वेक क्या है? जब अर्थ की शेकिंग होती है तो उसको हम अर्थक्वेक कह देते हैं और उस शेकिंग को हम सिस्मोग्राफ में स्टडी करते हैं बाय सिस्मिक वेव्स। फिर बात की हमने कि अर्थ शेक क्यों होती है। तो हमने बात की कि क्रिस्टल रॉक्स जो है ना, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे प्रेशर एक्सर्ट करते हुए आपस में बंधी हुई है, फ्रिक्शन से लॉक्ड है। लेकिन एक टाइम ऐसे होता है कि ये स्लाइड कर जाती हैं, दे स्लाइड पास ईच अदर, और वहां से एक एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी की वजह से वेव्स जनरेट होती हैं जो अर्थ की बॉडी में ट्रेवल कर जाती हैं। तो जहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई उसको हमने फोकस और हाइपोसेंटर कह दिया। जब ये वेव अर्थ के सरफेस रॉक के कांटेक्ट में आती है तो उसको हम सरफेस वेव कहते हैं। और जो पॉइंट हाइपोसेंटर या फोकस के सबसे नियरेस्ट होता है उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की अर्थक्वेक वेव्स की। तो उसमें सबसे पहले हमने ये जाना कि ये जो सारा अर्थक्वेक का फिनोमिनन है ना, ये लिथोस्फीयर से ही एसोसिएटेड है। मतलब अर्थ से
डीप डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर्स में आप चले जाओ तो लिथोस्फेयर है, तो उसी से एसोसिएटेड अर्थक्वेक का फिनोमिनन है। ठीक है, उसमें हमने देखा कि अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक वेव्स जो है वो दो टाइप की है, एक बॉडी वेव और एक सरफेस वेव। बॉडी वेव में भी फर्दर बाइफर्केशन हमने देखी, एक पी वेव एक एस वेव। अब जो पी वेव है उसको आप प्राइमरी वेव बोलते हैं और एस को सेकेंडरी वेव बोलते हैं। जो जो सबसे पहले अपीयर होती है वो प्राइमरी वेव है, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद हमारी सरफेस वेव। ठीक है, उसके बाद हमने बात की जो सरफेस वेव्स होती है ना वही सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, उन्हीं की वजह से जो नुकसान होता है अर्थक्वेक की वजह से वो उसी की वजह से होता है, और ये सारी रीडिंग हम सिस्मोग्राफ में करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो प्रोपोगेशन है अर्थक्वेक वेव्स की वो कैसे होती है, तो उसमें बात हुई कि जो पी वेव्स है ना वो डायरेक्शन ऑफ वेव के पैरेलल ट्रैवल करती है, उसकी वजह से स्क्वीजिंग और स्ट्रेचिंग हो जाती है मटेरियल में, इसलिए डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और जो बाकी की वेव्स है ना वो परपेंडिकुलर ट्रैवल करती हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और उसकी वजह से ऐसे क्रेस्ट एंड ट्रो मटेरियल में बनाते हुए चलती है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। इफ़ यू हैव लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, और अपने वैल्यूएबल फीडबैक प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।